हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। तो क्या हाल है सबका हाल एकदम ठीक है। मुझे उम्मीद है सब एकदम ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स का नियम। क्या होता है कूलम्ब का नियम? जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम लोग स्थिर विद्युत की नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यह लेक्चर आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। जितने भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं आए, क्लास में जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि आज का एकदम लेक्चर समझिए महातांडव लेक्चर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कूलम्ब्स का नियम, क्योंकि दोस्तों इससे डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है आप सोच रहे होंगे? तो आपसे डायरेक्ट यह पूछता है कि कूलम्ब के नियम को सत्यापित कीजिए। तो सोच लीजिए कूलम्ब का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक आए क्लास में, सेशन को जरूर शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें, काफ़ी स्टूडेंट हमसे लाइव जल्दी जल्दी जुड़ सके। क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं क्लास में तो थोड़ा पढ़ाने में भी आनंद आता है। और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट किए थे लेक्चर नंबर 2 में, जब हमारा लाइव चल रहा था। मैं बहुत लोगों का कमेंट नहीं पढ़ा था, तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए उसके पीछे का ओनली फॉर बस वन रीजन है, क्योंकि अगर हम आपका कमेंट पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कमेंट करने वाले आप थोड़ी ना, बहुत लोग होते हैं कमेंट करने वाले। यही कारण है कि मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ। क्लियर है? इसलिए एक आध दो लोगों का कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा। और आप लोग निराश मत होइएगा कि आपके कमेंट नहीं पढ़ा। आप पढ़ते चलिए, आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, आप वीडियो खत्म होने के बाद, लाइव क्लास खत्म होने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर अगर कमेंट करेंगे तो आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का आपके रिप्लाई देता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जिस भी टॉपिक में जहाँ भी दिक्कत हुआ रहता है उस कन्फ्यूजन को आपको दूर किया जाता है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कूलम्ब के नियम को एकदम सिंपली तरीके से, लॉजिकल तरीके से समझते हुए चलेंगे। जितने भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बेस क्या है, आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं, उसको एकदम अच्छी प्रकार से लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में दर्शाया गया है या बताया गया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानेंगे कूलम्ब का नियम। क्या जानेंगे? कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, यही हम जानेंगे। सूर्या जी कमेंट कर रहे हैं कि आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ हाँ, चलिए आपका स्वागत है सूर्या जी। और शुभम जी भी कमेंट किए हैं कि सर आपका पहला क्लास तो बहुत मज़ेदार था, इस क्लास में भी वैसा ही आनंद आएगा, उम्मीद है। हाँ, आपको ज़रूर आनंद आएगा। इसी तरह आप बने रहिए हमारे क्लास में, लास्ट तक रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्लास में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपको हर एक टॉपिक समझाने का, मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा। 100% श्योर गारंटी मेरी कि आप क्लास में आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो आइए समझेंगे अब हम लोग कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है? तो अब हम लोग समझेंगे कूलम्ब का नियम, बहुत ही सिंपल है। तो कूलम्ब ने अपने नियम में क्या कहा है पहले उसको पढ़ते हैं। कूलम्ब के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसको हम लोग समानुपाती भी कहते हैं और इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। आइए इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है, आपको एकदम चुटकियों में समझ आएगा, ये मेरी 100% श्योर गारंटी है। तो कहा क्या है? कहा है दो स्थिर बिंदु आवेश। तो मान लेते हैं एक स्थिर बिंदु आवेश हमारा Q1 है, और जैसा को आपको दिख रहा होगा, और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश हमारा Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। क्या है? बीच की दूरी R है। तो इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है कैपिटल F, वह इन दोनों आवेशों मतलब कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देखें, अनुक्रमानुपाती है। यही कहा गया है ना कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उन आवेशों के मतलब कि Q1 के और Q2 के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 को। हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में क्या कहा है? सेकंड में कहा है कि उनके बीच की दूरी मतलब कि यह जो R है उसके वर्ग के मतलब कि R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। क्लियर है? तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर यहाँ पर जैसा कि लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है? F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। को इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं, तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं कि जो Q1 और Q2 है और 1/r² मतलब 1/r² है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/r², जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आप सब देख रहे हैं। क्लियर है ना?
ऐसे हम लिख सकते हैं, जब हम लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग के लिखे हैं। यहाँ पे से प्रोपोर्शनल हटाकर यहाँ पे इक्वल लगाए हैं और ये कांस्टेंट मतलब एक नियतांक के आया है। क्या आया है? के। तो हम ये जो के होता है, के कमांड डिपेंड करता है कि आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है। आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम हो सकता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि माध्यम 2-3 प्रकार के होते हैं। माध्यम मुख्यतः देखे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायु या निर्वात, और दूसरा होता है कोई भी पदार्थ रखा जा सकता है इन दोनों के आवेशों के बीच। जैसे कि मिट्टी का तेल रखा जा सकता है, परावैद्युतांक पदार्थ रखा जाता है, कुछ भी रखा जा सकता है। तो जो के का मान होता है ना, के का मान होता है वह दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच की माध्यम पर निर्भर करता है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अब थोड़ा इसके ऊपर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास करिए कि जहाँ की एक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर है ना? तो आइए अब समझते हैं किस प्रकार निर्भर करेगा। जब इनके बीच वायु या निर्वात होगा तो क्या होगा? के का मान। और सीजीएस पद्धति में होगा तो के का मान क्या होगा, और एमकेएस पद्धति में होगा तो के का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक तो आपको क्लियर एकदम आ गया होगा समझ में। बस यही आपका कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम्स लॉ है। बस आपको फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूला डिराइव एक यहाँ पर हो चुका है, यही आपका मेन फार्मूला है। क्या मेन फार्मूला है आपका? यही है आपका मेन फार्मूला। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यही मेन फार्मूला है। इसी से इसके 2 ब्रांचेज मतलब 2 फार्मूले और इसके निगमित होंगे। आइए उनको कर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आइए फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो हमारा मेन फार्मूला तो यही था, F इज इक्वल टू के इज इक्वल टू Q1 अपन Q2 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि अगर एसआई पद्धति में हम लोग निकालें तो एसआई पद्धति में हम पहले मात्रक डिराइव करेंगे कि एसआई पद्धति में उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? विद्युत बल, जिसको इस ऐप को हम लोग विद्युत बल भी कहेंगे। क्लियर है ना? तो पहला कंडीशन क्या होगा कि जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, क्या हो? वायु या निर्वात हो। क्लियर है? तो जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात होगा तो के का मान क्या हो जाएगा? तो हम के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग ये जो लिखा है ऐसे करके लिखा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, हिंदी में वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता। पर हम लोग बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऐसे ही बोलते हैं, बोलने में अच्छा भी लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। क्लियर है? तो क्या होगा? के किसके बराबर हो जाएगा अगर वायु या निर्वात होगा दोनों आवेशों के मध्य? तो एसआई पद्धति में हम लिखेंगे के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होता है आप सोच रहे होंगे? तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ कितना? 9 × 10⁹ होता है। क्लियर है? ये इसका मान होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट हमारा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, या तो क्लियर है कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहेंगे? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम एप्सिलॉन नॉट और के का मान यदि अगर इसमें रख देंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? आइए उसको देखते हैं क्या फॉर्मूला मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को फॉर्मूला इस प्रकार का मिलेगा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फार्मूला मिलेगा हम लोगों को। क्लियर है? यहाँ पर हम जानते ही हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? कितना मान है? 9 × 10⁹ ये इसका मान है। अगर मतलब सिंपली में अगर केवल एप्सिलॉन नॉट का मान जानना हो, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप 4 न भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, 8.85 भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। क्लियर है? और दोस्तों इसको हम या करके भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 9 × 10⁹, मतलब इसका डायरेक्ट मान रखकर लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन होगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात था तो फार्मूला हमारा क्या डिराइव हुआ? ये फार्मूला हमारा डिराइव हुआ, मतलब यही फार्मूला हमारा हुआ। जब दूसरा कंडीशन है हमारा कि जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो, मतलब कि वायु या निर्वात न हो, कोई और माध्यम हो, तो क्या होगा? कोई और माध्यम होगा तो के का मान हम क्या रखेंगे? के का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो रखते थे, एप्सिलॉन नॉट था वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल एप्सिलॉन रखे हैं। क्या रखे हैं? एप्सिलॉन, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, क्या रखे हैं? एप्सिलॉन रखे हैं। क्लियर है ना?
हम लोग क्या रखे हैं, एप्सिलॉन रखे हैं। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब कि जो अन्य माध्यम होगा उन दोनों आवेशों के मध्य उसकी विद्युतशीलता है एप्सिलॉन हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट रहे थे वैसे यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन रखे हैं। ये तो यहाँ तक तो एकदम अच्छी प्रकार समझ में आ चुका होगा कि अगर हम ऐसा ही पद्धति में दोनों आवेशों के मध्य वायु और निर्वात लेते हैं तो ये फॉर्मूला डिराइव होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम वायु और निर्वात न लेकर उन दोनों आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम लेते हैं तो क्या फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है, हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ना कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। तो हम लोग एक मतलब कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब परावैद्युतांक एक होता है, क्या होता है परावैद्युतांक। आपसे क्वेश्चन में पूछ जाता है, यदि मतलब कोई क्वेश्चन दे देगा उसमें परावैद्युतांक का मान दे देगा, तब आप किस प्रकार विद्युत बल निकालेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। पहली बात तो आप ये एक चीज जान लीजिए कि परावैद्युतांक को हम लोग के से डिनोट करते हैं, के से दर्शाते हैं। के से किसको दर्शाते हैं हम लोग, परावैद्युतांक को। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, के इज इक्वल टू क्या है हमारा, के इज इक्वल टू परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक। क्लियर है कि के को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसको एकदम अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए कि जहाँ भी के होगा मतलब कि परावैद्युतांक दिया गया है या उसका मान दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में परावैद्युतांक दिया होगा तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। आइए उसको भी समझते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि परावैद्युतांक बराबर होता है क्या, इसको भी जानना जरूरी है। तो हम लोग यहीं से निकालेंगे परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। किस प्रकार निकालेंगे आइए निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका निर्वात के लिए या वायु के लिए निकला है विद्युत बल, और यह आपका जो निकला है यह आपका निकला है किसी और माध्यम के लिए। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो जब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से 1/4 पाई कट जाएगा और यहाँ से 1/4 पाई कट जाएगा। यहाँ से Q1 Q2, यहाँ से भी Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या, मान लीजिए वायु निर्वात है तो यहाँ पर FA कर देते हैं इसको, और या किसी कोई अन्य माध्यम इसको F ही रहने देते हैं। सकते हैं कि FA अपॉन F कह सकते हैं ना, FA अपॉन F क्या होगा हमारा, FA अपॉन F इज इक्वल टू हमारा होगा 1/एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन 1/एप्सिलॉन, यही बचा है हमारा। अब देख सकते हैं जैसा कि, तो अगर किसी भिन्न के नीचे भिन्न हो तो भिन्न पलट जाती है और गुणे में चली जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि आप सबको जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसी वायु या निर्वात के लिए विद्युत बल और किसी अन्य माध्यम के लिए विद्युत बल का अनुपात जो होता है वही हमारा परावैद्युतांक कहलाता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताया था। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा परावैद्युतांक हो गया। तो हम लोग टोटली निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, हम लोग यह लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होगा। यह मतलब कि के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। मतलब टोटली मिला जुला कर निष्कर्ष क्या निकला, हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, समझ गया ना, समझ गया ना आप लोग ये किस प्रकार आया है। और के क्या है हमारा, के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो फॉर्मूला हमारा डिराइव क्या होगा, ऊपर कर दे रहा हूँ फॉर्मूला, आप देख लीजिए कि अगर परावैद्युतांक रख दिया जाए तो क्या होगा। फॉर्मूला हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के होगा, क्या होगा, के होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होगा। तो आइए अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को एकदम और भी अच्छी प्रकार से कूलम्ब्स का नियम, इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस तो करेंगे ही, पर क्वेश्चन से पहले एक और चीज जो कि भूल गए उसको भी कर लेते हैं। सीजीएस पद्धति में भी मात्रा का डिराइव कर लेते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। जैसे कि हम लोग एमकेएस पद्धति में किए हैं ना, उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में भी होगा। पर सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में पहली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं वायु या निर्वात में। तो वायु या निर्वात में जो के का मान होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जब के का मान 1 होगा तो हमारा फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। उस समय हम लोग न्यूटन ले रहे थे क्योंकि एमकेएस पद्धति था। इस समय हम लोग डाइन लेंगे क्योंकि सीजीएस पद्धति है। क्लियर है ना, पद्धति पे निर्भर कर रहा है के का मान, मतलब कि मात्रकों की पद्धति और उनके बीच की माध्यम पर डिपेंड करता है के का मान। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, दूसरा कंडीशन था माध्यम में। अगर इन दोनों के बीच कोई अन्य माध्यम हो तो सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा, तो सीजीएस पद्धति में अन्य माध्यम के लिए के इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/k।
तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा हमारा, F इज इक्वल टू 1/k Q1 इंटू Q2/r², ये अभी डाइन में ही होगा। क्लियर है। तो आपको CGS पद्धति और MKS पद्धति में उन दोनों आवेशों स्थिर बिंदु मतलब स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उनका आपको फार्मूला डेराइव करके मैं दिखा दिया हूँ और उनका मात्रक सहित आपको बताया हूँ किस प्रकार कैसा फार्मूला होगा, CGS पद्धति में क्या होगा फार्मूला, किस किस कंडीशन में वायु निर्वात के लिए क्या होगा, किसी अन्य माध्यम के लिए क्या होगा, सब आपको बता दिया गया है। तो आइए अब हर एक पे क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही सिंपली प्रकार से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सिंपली प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। वही क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को टिपिकल लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक टॉपिक को अच्छे प्रकार से नहीं समझे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ कूलाम के नियम पे आधारित क्वेश्चन है, कूलाम के नियम पे होगा। बस समझ लीजिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन लगातार 4 वर्षों आया है, 4 साल के सेट पेपर में आया है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ गए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम अच्छी प्रकार से बस जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया बस उसी से लगेगा, बस आपको समझना है। देखिए फिजिक्स जो होता है ना पूरा समझने पे कॉन्सेप्टुअल चीज़ होता है फिजिक्स। आप जितने अच्छी प्रकार से लॉजिकल तरीके से इसको समझेंगे, इसकी बातों को व्यवहारिक तरीके से समझेंगे, मानेंगे, उसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हुए चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन क्या कहा है हमको, क्वेश्चन कहा है कि +9 इलेक्ट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन 2 बिंदु आवेश, मतलब कि एक बिंदु आवेश दिया गया है +9 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। फाइंड आउट करिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है। एक बिंदु आवेश मतलब कि मान लीजिए Q1 दे दिया गया है आपको, +9 इलेक्ट्रॉन दिया है, और आपको Q2 दिया है, जो Q2 दिया है दूसरा आवेश दिया है वह कितना दिया है, प्लस इलेक्ट्रॉन दिया है। यही दिया है, इतने दोस्तों इतना निकालनी है आवेश तक। कहा है कि एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि आपको R का मान दे दिया है 8 मीटर। कितना दे दिया है, 8 मीटर। फिर कह रहा है पर रखे हैं। अब पूछ रहा है कि एक तीसरा बिंदु आवेश Q, अब कह रहा है तीसरा बिंदु आवेश Q उपर्युक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित रह सके। तो आइए अब इसको एकदम सिस्टमेटिकली करते हैं, इस सबको हटा देते हैं, अब सिस्टम समझते हुए चलेंगे। आपको मतलब चित्र भी बनाकर दिखा रहा हूँ किस प्रकार आप समझेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको कहा है एक +9 इलेक्ट्रॉन और एक प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 आवेश हैं। क्या है, 2 आवेश हैं। उनके बीच की दूरी भी दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो आप समझ गए, इससे समझ गए होंगे कि एक +9 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक +E इलेक्ट्रॉन आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो हम मान लेते हैं कि +9 इलेक्ट्रॉन से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q रखा जाता है। क्या रखा जाता है, Q, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तीसरा बिंदु Q, क्या कहा है, Q उपर्युक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए। तो हम मान लेते हैं जो Q आवेश रखा जा रहा है वह x मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। कितने मीटर की दूरी पर, x मीटर की। तो शेष दूरी कितनी हो गई, 8 माइनस x, कितना हो गया, 8 माइनस x हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो आइए अब आगे समझते हैं। तो हम इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना तीसरा आवेश Q को +9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर रखते हैं जिससे वह संतुलन में होगा। हमसे यही कहा है कि वह संतुलन में किस प्रकार होगा कि Q आवेश को उन दोनों आवेशों के बीच में किस प्रकार रखा जाए कि वह संतुलन में हो सके। तो हम मान लेते हैं कि x मीटर की दूरी पर रखा जाएगा वह Q आवेश, तो यह दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में होंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब संतुलन की स्थिति में होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम संतुलन की स्थिति में होंगे तो हम यह कर सकते हैं कि जो +9 इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य लगने वाला बल है, मतलब कि यहाँ पे जो बल लग रहा है हमारा वह इस बल के इक्वल होगा। +9 इलेक्ट्रॉन और Q यह जब संतुलन में है और यह दोनों संतुलन में है। जब यह दोनों संतुलन की अवस्था में है तो जो इनके बीच बल लग रहा है उनके बीच बल लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि +9 इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य लगने वाला बल जो होगा वह इक्वल होगा प्लस E इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य लगने वाले बल के। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। जब बल के इक्वल होगा तो हम अभी बल का फार्मूला देखे हैं, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फार्मूला। तो यह भी एक आवेश है, यह भी एक आवेश है और यहाँ पे भी एक आवेश है। तो इन दोनों के मध्य बल की गणना कर लेते हैं। इन दोनों के मध्य आपस में ये दोनों इक्वल हैं, जो कटना होगा कट जाएगा, आपका आंसर यहीं से आएगा। क्लियर है, बस एकदम सिंपली तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन में जो दिया है उसको समझकर बस आपको कॉन्सेप्ट अपना तैयार करना है। तो यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छी प्रकार समझ में आ गया। तो आइए सबका मान रख देते हैं। +9 इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य लगने वाला बल जो होगा उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे क्या होगा। यहाँ पे देखिए काट दिया हम डायरेक्ट, इसको आपको अभी समझा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम रख सकते हैं फार्मूला तो हमारा यही ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही हमारा फार्मूला है। क्या, यही हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे यहाँ पर रखा गया है। समझिए क्या क्या रखा गया है। इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, इसलिए ये दोनों कट गया है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये दोनों कट गया है। और इधर जो Q1 और Q2 का मान है, यहाँ पे देख रहे हैं Q1 यहाँ पे प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है, Q2 यहाँ पे क्या है, Q है। तो इसलिए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन और Q रखा गया है। और इसके लिए Q1 Q2 क्या है, इसके लिए Q1 यह है, Q2 यह है, तो वही रखा गया है। Q1 क्या रखा गया है, E रखा गया है, Q2 Q रखा गया है। क्लियर है। बस वही यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। देखिए ये सब हट गया, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। यहाँ पे E और Q था, यहाँ पे E और Q था, यह भी कट गया। अब बचा क्या आपका, जो शेष बचा है उसको लिख देते हैं। शेष आपका बचा है 9/x², 9/x² बचा इज इक्वल टू 1/8 माइनस x², यही बचा है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसका मतलब दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं, मतलब दोनों और वर्गमूल लेने पर, तो दोनों वर्गमूल अगर हम लेंगे तो क्या होगा, तो जो 9 है हमारा 9, यह 3 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या निकलेगा, √9 होगा, तो उसका तो 3 बाहर निकल जाएगा। और x² है तो इसका तो x हो जाएगा हमारा। क्लियर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्क्वायर में है, तो यह भी हटेगा, तो केवल 8 माइनस x बचेगा। तो इसको इस सिस्टम से लिख देते हैं एकदम समझते हुए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x अपॉन प्लस माइनस, जब रूट हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता ही है, तो वही चीज लिखा गया है, प्लस माइनस 1/8 माइनस x²। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। तो आइए इसके आगे समझते हैं। अब प्लस माइनस, तो इसका मान भी दो कंडीशन में आएगा, तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या होता है, प्लस चिन्ह लेने पे होगा 3/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 16, यही होगा। यहाँ पे फिर से प्लस हटा दिया गया है, मतलब माइनस हटा दिया गया है, क्यों प्लस लिया गया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 24/-3x। किस प्रकार लिखा है, इधर x है तो 3 गुणा हुआ है 1 में, तो यहाँ पे x हो गया। यहाँ पे 8 है, मतलब 8 है, तो 8 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 8 3 का 24 होता है, यहाँ पे 24 आ गया। और यहाँ पे x था आपका, यहाँ पे 3 था, x का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो 3x आएगा, यही 3x यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 24। किस प्रकार, 3x इधर माइनस में था, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, 3x और प्लस 1x, 4x हो गया इज इक्वल टू 24। तो इसको इधर यह जो 4 है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो मतलब भाग में हो जाएगा, मतलब आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 मीटर होगा, क्योंकि 4 छंग 24 होता है, 6 से कट जाएगा। क्लियर है, 6 बार में कट जाएगा। तो x से 6 मीटर की दूरी पर, x से 6 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बिंदु जो Q रखा जाएगा, x से 6 मीटर की दूरी पर, x का मान आपको पता चलेगा, 6 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तो यह संतुलन की अवस्था में हो गया। पर अब दूसरा कंडीशन भी है हमारा। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, माइनस। तो आइए अब माइनस लेकर देखते हैं माइनस लेने पर क्या आता है आंसर हमारा, x का मान माइनस लेने पर। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया कि प्लस चिन्ह अगर हम ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 6 मीटर आ रहा है। तो आइए अब माइनस चिन्ह लेकर देखते हैं कि माइनस चिन्ह लेने पर x का मान कितना आ रहा है। तो यदि अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -1/8 माइनस 6, 8 माइनस x होगा कि नहीं। यहीं पर आप लिखे थे ना, देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिया था, अब यहाँ पर मैं निगेटिव ले लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया है, क्योंकि प्लस माइनस करके आया था, जब अंडर रूट लिए थे, रूट हटाए थे, तो प्लस माइनस आता है। क्लियर है, यहाँ तक एकदम समझ में आया। तो माइनस लेंगे तो ये आएगा, फिर इसके आगे हम प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा कि -x इज इक्वल टू 24 माइनस 3x। यह कैसे आया समझ लीजिए, इधर -1 है, 3x मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे -x आ गया, यहाँ पर 8 माइनस x है, तो 8 3 का 24 हो गया, और x -3x हो गया। क्लियर है, समझ में आएगा। अब देखिए आप लोगों को एकदम बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब तो एकदम आना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आप 12th में पहुंच गए। 12th के हर एक स्टूडेंट को जोड़ घटाना, गुणा भाग, या कॉमन चीज़ें आनी एकदम जरूरी है, कंपलसरी। अगर नहीं आ रहा है तो 12th में पढ़ना उसका डार है, तब वो नाम कटा ले अपना, क्योंकि आप फिजिक्स से पढ़ने के तब काबिल ही नहीं है, बस इतना समझ जाइए। अगर पढ़ना है फिजिक्स तो जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये तो आपको एकदम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर वैसे बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ कैसे गुणा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, पर आपको खुद से समझना होगा कैसे आया। यहाँ पर -x कैसे आया, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई हुआ 3x। इधर 24x कैसे आया, क्योंकि 8 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ। इधर -3x कैसे आया, क्योंकि x का 3 में मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 24। क्या कह सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 24। किस प्रकार, क्योंकि इधर 3x माइनस में था, इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो 2x में से -x जाएगा,
इधर 3x था, जब 3x में से -x जाएगा तो 2x बचेगा, वो भी पॉजिटिव में, इसलिए 2x = 24 हो गया। जब हम 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा ना, 2 बार हम 24 होता है, 12 दूना 24 जिसको हम लोग कहते हैं। तो कितना आ गया आपका x का मान, x = 12 मीटर आ गया। अब आपको सोचना है, क्या डिसाइड क्या करना है कि आपका यह वाला आंसर राइट है कि यह वाला आंसर राइट है। x बराबर 6 मीटर होगा कि x बराबर 12 मीटर होगा। तो वही चीज़ आपको लॉजिकल चीज़ है, वही चीज़ आपको समझना है। यही तो फिजिक्स आपको आपके माइंड को चेक करता है। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा है कि उन दोनों आवेशों के बीच में कहाँ रखा जाए वह q आवेश कि वह संतुलन की अवस्था में हो। तो आपकी जो दूरी है पूरा, वह दूरी ही 8 मीटर है। अब जब 12 मीटर होगा तो बेटा ये बताइए, जब 12 मीटर हो जाएगा x का मान, तब तो यह आवेश जो q हम रख रहे हैं, ये तो इन दोनों आवेशों से बाहर इधर कहीं आकर 12 मीटर मतलब कि 8 है तो इधर कहीं 12 मीटर होगा पूरा टोटली, तब इधर आकर q आवेश कहीं स्थित होगा। क्लियर है, समझ में आया। इसलिए यह वाला जो है हमारा, यह वाला जो है, यह वाला गलत होगा हमारा। इसको हम लोग लिख देंगे कि अमान्य है, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम अमान्य कर देंगे डायरेक्ट, तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर हम अमान्य नहीं लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 12 मीटर संभव नहीं है, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 8 मीटर ही है। अतः x का मान 6 मीटर लेंगे, जिससे यह तात्पर्य निकल सकता है कि 6 मीटर की दूरी पर, मतलब कि +9 इलेक्ट्रॉन से 6 मीटर की दूरी पर q आवेश रखा जाएगा, जिससे वह संतुलन की अवस्था में होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आइए अब कुछ बेसिक मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको परावैद्युतांक के मान भी बताऊंगा किसका किसका आपको याद करना है, जो कि कंपलसरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एकांक आवेश यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब क्वेश्चंस के लिए आपको जो भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आपको सब पॉइंट मैं बताते हुए चल रहा हूँ। इसलिए हर एक स्टूडेंट मतलब कि लाइव क्लास पूरा अंत तक देखेगा और लाइव क्लास को शेयर करेगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास हमारा नहीं देख पाते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है। तो आइए अब समझते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो अब हम लोग जानेंगे कि एकांक आवेश यूनिट चार्ज क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में शायद अप्रोक्सीमेटली 2015 में शायद आया था कि एकांक आवेश क्या होता है, कूलाम के नियम से इसको सत्यापित कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल एकांक आवेश, बस आपको समझना है क्या होता है यूनिट चार्ज। आइए समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि यूनिट चार्ज होता है क्या, ना। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तथा एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर है, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। जैसे कि आपको समझा रहा हूँ, कहा क्या रहा है कि यदि समान परिमाण के दो आवेश, मतलब कि एक आवेश मान लीजिए आपका यह है और दूसरा आवेश यह है, इसको हम लोग Q1 कह देते हैं और इसको हम लोग Q2 कह देते हैं। कह रहा है कि समान परिमाण के, मतलब कि अगर परिमाण मतलब समझते हैं ना, क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी मतलब कि यह 2 kg का है तो यह भी 2 kg का होना चाहिए, यही इसका परिमाण कहलाता है। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में है, वही इसका परिमाण कहलाएगा। तो परिमाण समझ में आ गया ना, मतलब दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, दोनों आवेशों का। और दोनों सजाती हों, क्या हो, सजाती हों, मतलब सजाती से तात्पर्य यह है कि एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों एक ही होना चाहिए। यह भी माइनस है तो यह भी माइनस आवेश होना चाहिए, मतलब ऋण आवेश होना चाहिए। अगर यह धनावेश है तो यह भी धनावेश होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं सजातीय, समान जाति के। क्लियर है। अब परिमाण भी उनका समान होना चाहिए और समान जाति के हों। तो जैसा कि आप सब लोगों को मैं पहले लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में समझाया था कि अगर प्लस प्लस होते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्लस माइनस होते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। या माइनस माइनस प्लस प्लस, इन दोनों के कंडीशन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। बस यही अगर विपरीत हो जाते हैं, यही यहाँ पर माइनस प्लस या प्लस माइनस हो जाते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। क्लियर नहीं है तो आपको बताया हूँ, ये तो आपको समझ में आता होगा और आपको याद भी होगा, मुझे उम्मीद है। तो अब बचा क्या, कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। दोनों के बीच की दूरी जो है वह 1 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। मतलब कि आपको कह दिया है कि r का मान आपको 1 मीटर दे दिया है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी दी है तो मतलब r दिया है 1 मीटर। और Q1 बराबर Q2 बराबर Q दे दिया है। क्यों Q दे दिया है, क्योंकि Q होगा तभी ना दोनों सजाती होंगे। क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा है। जब सजाती होंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, जो प्रतिकर्षण में बल लगेगा वह बल का मान कितना होना चाहिए, 9×10⁹ न्यूटन होना चाहिए। क्लियर है।
तो वही उसमें से जो प्रत्येक आवेश होगा, यह आवेश और यह आवेश, यही दोनों आवेश हमारे एकांक आवेश कहलाएंगे। आइए इसको फार्मूले से डिराइव करते हैं। कूलाम के फार्मूले से बहुत ही सिंपल है, एकदम अच्छी प्रकार से हम कर सकेंगे। पहले इसको सब चीज़ को हटा देते हैं, फिर समझते हैं। तो हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, ये हमारा कूलाम का नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ये फॉर्मूला हम ड्राइव किए हैं, अभी शुरुआत में ड्राइव किए हैं, इतना जल्दी आपको नहीं भूलना है, एकदम माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, याद रखिए एकदम। क्लियर है ना। तो ये हमारा कूलाम के नियम से यह फॉर्मूला होता है हमारा। जब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ साइड में, यह हमारा एक आवेश है, यह एक आवेश है, ये दोनों समान आवेश है, इसको भी हम क्यू कहेंगे, इसको भी क्यू कहेंगे, क्योंकि सजातियाँ हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। क्लियर है, यही हमारा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे 1 मीटर है ना, इसको थोड़ा हटाकर फिर से बना दे रहे हैं। देखिए क्यू क्यू 1 मीटर। क्लियर है। तो यदि F बराबर 9 × 10⁻9, आप जानते हैं F का मान इतना हम रख सकते हैं, यदि का मतलब कंडीशन एक लेना पड़ेगा। और जैसा कि हम जब जान रहे हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यहाँ पे भी Q1 Q2 का मान Q रखेंगे, जैसे Q² हो जाएगा। निष्कर्ष यही निकलेगा, आगे चलकर निकलेगा ना। तो ये ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट हम ले सकते हैं, तो हम कंडीशन क्या निकलेंगे कि यहाँ पे मान रखेंगे। अब F का मान रख दिया 9 × 10⁹ और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पहले ही बताया हूँ, 9 × 10⁻9। तो इधर से 9 × 10⁻9, इधर से 9 × 10⁻9 कट गया है, वही मैं काट कर पहले से ही दिखा दिया हूँ। और Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, तो यहाँ पे Q1 × Q2 हो गया, जिससे निष्कर्ष यह निकलेगा, क्या निकलेगा निष्कर्ष, Q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q² बटे के 1² होगा। तो जिसको हम लोग 1² को 1 भी लिख सकते हैं, या 1 के घाते कुछ भी हो हम उसको 1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। तो इधर स्क्वायर तो इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, और जब रूट बनाएगा तो वो प्लस माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि इसको हम एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q = √1, और जब यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा +-1। यही हमारा निकल गया एकांक आवेश। एकांक आवेश का हम लोग यही डिराइव कर लिए, यही उसका सिद्धिकरण है। तो एकदम क्लियर ना, समझ में आया ना कि एकांक आवेश क्या होता है। सामान्य परिमाण हो, मतलब कि समान में दो आवेश, मान लीजिए 2 आवेश हैं, वो सामान्य परिमाण हो और सजाती हो, मतलब कि यह भी प्लस है तो यह भी प्लस हो, अगर यह माइनस है तो यह भी माइनस ही होगा, और इनके बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो। समझिए, आपको मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है, बस समझ जाएंगे, आप अपने से बनाकर लिख देंगे। यदि 2 समान आवेश हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर और दोनों आवेश सजाती हों, तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण ही हो रहा है ना, प्रतिकर्षण ही होगा इन दोनों के बीच। लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होगा वह 9 × 10⁻9 न्यूटन होगा। तो जो प्रत्येक आवेश होगा वही हमारा एकांक आवेश यूनिट चार्ज कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको एकदम अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अभी तक यहाँ तक तो आप सभी लोगों को पूरा समझ में आया होगा, जितना भी अभी तक मैं बताया हूँ, समझाया हूँ, पढ़ाया हूँ। मतलब कि कूलाम के नियम को भी बता दिया, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम से उन दोनों आवेशों के बीच बल का मतलब सत्यापन भी हो चुका है, और क्वेश्चंस भी कूलाम के नियम पे किस प्रकार का आता है, उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराया हूँ। और कूलाम का नियम इतना इंपॉर्टेंट है, बस समझ जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 या वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कूलाम के नियम की सीमाएं, यह आपसे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कूलाम के नियम की सीमाओं को सत्यापित कीजिए। नहीं, आपसे पूछता है कूलाम के नियम की सीमाओं को बताइए, और आपसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछता है कि कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए। तो आइए समझते हैं कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं, कूलाम ने क्या क्या अपने नियम में मतलब बाउंडिंग दी थी, लिमिट दिया था, क्या क्या सीमा दिया था। उनका जो पहला सीमा था वह था कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। मतलब मूवेबल पॉइंट चार्ज के लिए यह कूलाम का नियम सत्यापित नहीं है। मतलब स्थिर आवेश होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए। अगर आवेश गति कर रहा है गतिशील अवस्था में, तो कूलाम का नियम सत्यापित नहीं होगा, कूलाम का नियम उस पर लागू नहीं होगा। और दूसरा क्या है, उसको देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा देखते हैं। दूसरा उन्होंने नियम दिया था कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों, पॉइंट चार्ज जिसको कहते हैं, उसी के लिए सत्य है। मतलब जो अति सूक्ष्म आवेश होता है उसी पे केवल कूलाम का नियम लागू हो सकता है, पॉइंट चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं, और किसी अन्य आवेश पर लागू नहीं हो सकता है कूलाम का नियम। और कूलाम ने कहा कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। मतलब कि सबसे कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर लेनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी आप ले लिए, मतलब कि एक आवेश यह है, दूसरा आवेश यह है, और इनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर हो सकती है। क्या हो सकती है, 10⁻⁻15 मीटर हो सकती है, परंतु इससे कम नहीं हो सकती। अगर इससे कम होगा तो कूलाम का नियम इस पर लागू नहीं होगा।
यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। मतलब कि ये जो पॉइंट लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे थोड़ा मैं मतलब गलत प्रिंट हो गया है, आप इसको बना लीजिएगा। गलत प्रिंट में क्या प्रिंट हुआ, यही प्रिंट हुआ है गलत, कि यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पर आप नहीं जोड़ लीजिएगा, नहीं, यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि यह नियम केवल कम दूरियों के लिए सत्य होता है, अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। क्लियर है ना। मतलब बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगा, मतलब कि एक सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई भी कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि यह बहुत कम दूरियों के लिए लागू होता है कूलाम का नियम। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो आइए कुछ परावैद्युतांक के मान है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चंस में मतलब न्यूमेरिकल में आपका साथ देंगे, उनको भी आप लर्न कर लीजिए, उसको भी आपको दिखा देते हैं। पदार्थों के कुछ परावैद्युतांक मान को आप समझिएगा, कहीं नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं इच्छा है तो मत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट याद करना चाहते हैं डायरेक्ट याद कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों को मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा, अभी आपका 2 लेक्चर आ रहेगा, 2 या 3 लेक्चर आपका आएगा, या चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक 1 शॉट वीडियो होगा, उसी 1 शॉट वीडियो में आपको पूरा रिवाइज कराया जाएगा इस चैप्टर को, और उसी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको किस प्रकार सर्च करेंगे, कैसे मिलेगा, आपको अभी वीडियो के अंतिम में बताया जाएगा। पर तब तक के लिए आप कुछ पदार्थों का परावैद्युतांक मान अगर लिखना चाहते हैं, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबोनाइट का परावैद्युतांक होता है 2.8, कितना होता है 2.8, और कांच का होता है 5.1, मतलब कि 5.1। एम्बर जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अंबर कहते हैं, इसका कितना होता है परावैद्युतांक का मान, इसका होता है 2.8, और अभ्रक का होता है 5.9, मतलब कि 5.9। और जो मोम होता है दोस्तों, मोम का परावैद्युतांक कितना होता है 2.15 होता है, मतलब 2.15 होता है। और वायु का 1 होता है, और मिट्टी का तेल का होता है 2, मतलब कि 2.0 का या 2 का ये एक ही बात है। और पानी का होता है 81 क्लियर है। और जो नोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इतना यह जान लीजिए कि धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए अब आप लोगों को मैं बता दूं किस प्रकार आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे। आइए नोट्स कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा। अभी आपको मैं यह पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट लूँगा, क्या लूँगा, टेस्ट, एक महामैराथन टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उसका भी पीडीएफ सॉल्यूशंस, मतलब उसका सॉल्यूशन और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको तो यही नहीं पता होगा कि टेलीग्राम ऐप नाम का कोई ऐप भी है, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप का लोगो ऐसा होता है जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक जहाज़ की तरह होता है। बचपन में आप लोग जहाज़ ऐसा बनाए होंगे तो जानते ही होंगे जहाज़ कैसा होता है, तो ऐसा ही टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर एक सर्च बार बना रहता है, सर्च आइकन ऐसे ही बना रहता है। आप इसको क्लिक करेंगे, बस क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लिखना है रेस 2023। क्या लिखना है, RACE 2023। जब 2023 लिखेंगे इसके बीच में थोड़ा गैप दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। इतना आप सर्च करेंगे आपको ऐसा लोगो देखने को मिलेगा, ये हमारे चैनल का लोगो है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, लोगों पर टच करना है, टच करने के बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और आप लोगों को एक सबसे खास बात बता दूं, आप तुरंत आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कोई भी चैप्टर समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है चैप्टर का, तो उसके बाद 1 शॉट वीडियो आएगा, उसी 1 शॉट वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अपने रेस 2023 पर। क्लियर है। और आपका जो टेस्ट होगा उसका भी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास में, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए भी। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।